तो इस कहानी की शुरुआत मोफैन नाम के एक ऐसे बंदे से होती है जो कि शक्ल से बिल्कुल घटिया और दिमाग से इतना पैदल होता है कि जब उसका मैजिक टेस्ट था तो वो अपने मैजिक टेस्ट में एक भी आंसर नहीं दे पाया था। और तो और वो इतना गरीब होता है कि 2 वक्त का खाना भी उसे डस्टबिन से निकाल कर खाना पड़ता है। उसके पप्पा जी 24-24 घंटे ट्रक चलाते हैं ताकि वो अपने लीचड़ बेटे को पढ़ा सकें। और तो और उस मोफैन को अपनी बहन की देखभाल भी करनी होती है जिसकी दोनों टांगे एक कुत्ते ने खा ली थी। यही नहीं, जिस स्कूल में मोफैन पढ़ता है उस स्कूल में कुछ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे भी होती हैं और वो लोग मौका मिलने पर मोफैन को कुत्ते की तरह मारते हैं। लेकिन एक दिन मोफैन को एक ऐसा चमत्कारी पेंडेंट मिलता है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। और जब मोफैन उस पेंडेंट को अपने गले में डालता है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि जहां मैजिक स्कूल में सभी स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही मैजिक अवेकन कर पाए थे, मोफैन 2-2 मैजिक अवेकन करके सबकी गांड पे लात मार देता है। और अब तो क्लास की सबसे हॉट लड़की मोफैन की बंदी बनना चाहती है। लेकिन इन सभी पावर्स को अवेकन करने से पहले मोफैन एक ऐसा लीचड़ था जिससे कोई बात भी ना करना चाहे। और एक दिन मोफैन जब अपने मैजिक टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ड्राइवर की नौकरी देख रखी है, ये मैजिक वगैरह तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मोफैन ड्राइवर बनने से मना कर देता है और वो कहता है कि पापा एक बार देखो मुझे, आपको लगता है मैं ट्रक चलाऊंगा? और वो कहता है कि मैं एक मेज बनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और वो कैसे भी करके अपने डैडी को कन्विंस कर लेता है और मोफैन के डैडी भी उससे वादा करते हैं कि अगर तुम इस बार खुद को प्रूव नहीं कर पाए कि तुम एक मेज बनने के काबिल हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें जूते मार मार कर ड्राइवर बना दूंगा। और इसके बाद मोफैन अपने दोस्त के साथ घर की तरफ जा रहा होता है और शक्ल से तो उसका दोस्त उससे भी ज्यादा बदसूरत और उससे भी बड़ा भिखमंगा किस्म का होता है। उसका ठरकी दोस्त एक लड़की के बारे में बात कर रहा होता है जिसका नाम निंगशु होता है, जो कि हमारे मोफैन का बचपन का प्यार होती है। तभी वो रास्ते में अपने डैडी को देखता है जो कि अपनी मालिक से मोफैन की री एडमिशन की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो स्टेटस में बहुत हाई होते हैं। मोफैन के डैडी जिनके यहाँ काम करते हैं वो बंदा सोशली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है। और मोफैन एग्जाम में फेल हो चुका था, इसीलिए मोफैन के डैडी अपने बेटे की प्रिंसिपल से सिफारिश करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो आदमी मोफैन की सिफारिश करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उस लीचड़ मोफैन ने एक बार उसकी बेटी को भगाने की कोशिश करी थी। मोफैन का वो बदसूरत दोस्त जिस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि उस बंदे की बेटी होती है जो कि आज ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आई होती है। लेकिन जब बार बार मोफैन का डैड उस बंदे से रिक्वेस्ट करता है तो वो लालची बंदा उन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मोफैन के डैड से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा लेकिन तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना होगा। मेरे लिए वो घर इतना जरूरी नहीं है लेकिन जिस जमीन पर वो घर बना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोफैन के डैड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती और इसीलिए बेचारा मोफैन का डैड उस बंदे को अपना घर सेल कर देता है और ये सब मोफैन देख रहा होता है। और अब शाम को खाना खाते वक्त उसके डैडी उसे बताते हैं कि तुम्हारा मैजिक स्कूल में एडमिशन हो गया है और वो उसे झूठ बोल देते हैं कि मेरा एक दोस्त जो कि स्कूल में डायरेक्टर है, जब मैंने उसे तुम्हारी प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझसे ये वादा किया कि मैं तुम्हारे बेटे की एडमिशन जरूर करवा दूंगा। लेकिन एक बात है, मैं पूरा दिन ड्राइविंग करता हूँ और तुम्हारी छोटी बहन स्कूल में रहती है और अब तो तुम भी स्कूल जाओगे तो इसीलिए ये घर खाली रहेगा, तो इसीलिए मैं इस घर को बेच रहा हूँ। ये सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन की दोस्त वापस आ चुकी है। लेकिन मोफैन कहता है कि मैं अब इन सब चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक मेज बनूंगा और मैं अपनी छोटी बहन और आपके लिए ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। दरअसल कुछ टाइम पहले मोफैन के डैड जिनके यहाँ काम करते थे, मोफैन को उनकी लड़की काफी ज्यादा पसंद थी लेकिन वो लड़की मोफैन से काफी ज्यादा रिच होती है और उसका फैमिली बैकग्राउंड मोफैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए मोफैन और वो लड़की साथ में भागने का डिसाइड करते हैं लेकिन उन दोनों को उस लड़की के पेरेंट्स पकड़ लेते हैं और वो मोफैन और उसके डैड को इतना मारते हैं कि मोफैन के डैड की पीठ पे परमानेंट डैमेज हो जाता है और उन्हें सीधे खड़े रहने में दिक्कत होती है। और यही रीजन था कि वो बंदा मोफैन के लिए कोई फेवर नहीं करना चाहता था। और अब अगले दिन मोफैन अपने नए मैजिक स्कूल की फर्स्ट क्लास में बैठा होता है लेकिन तभी एक मोटी गांड वाला स्टूडेंट उसे बुली करने लगता है कि तुम एक गरीब के बेटे हो और मैंने सुना है कि तुम्हारा बाप ट्रक चला चला कर तुम्हारी फीस भर रहा है, लेकिन अफसोस तुम ये एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक लूजर हो। अब मोफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन तभी मोफैन का फटीचर दोस्त बात को संभाल लेता है और अब क्लास टीचर क्लास के शुरू होते ही एक क्रिस्टल को दिखाता है और वो कहता है कि तुम सब के अंदर बचपन से ही एक मैजिकल पावर है और जैसे ही तुम सब इस क्रिस्टल पर एक एक करके हाथ रखोगे ये क्रिस्टल तुम्हें बताएगा कि तुम सब के अंदर कौन सी मैजिकल पावर है। और वो टीचर क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे मुंबई को आगे बुलाते हैं और जैसे ही वो लड़का उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उस क्रिस्टल बॉल पर आइस जमने लगती है, यानी कि उस इंटेलिजेंट लड़के मुंबई के पास आइस टैलेंट होता है और उसके बैज पे एक स्टार भी ग्लो करने लगता है। और उसके टीचर बताते हैं कि इन स्टार्स का मतलब है तुम्हारे मैजिक की स्ट्रेंथ कितनी है और अगर तुम इन 7 स्टार्स को एक साथ ग्लो कर पाए तो तुम मैजिक रिलीज भी कर पाओगे। और अब बाकी सभी स्टूडेंट्स ट्राई करने के बाद अब बारी मोफैन की आती है और जैसे ही मोफैन उस क्रिस्टल पर हाथ रखकर फोकस करने लगता है तो उसे अपने अंदर
अंदर ये महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई एक नहीं बल्कि दो मैजिक एबिलिटी हैं। जब मोफैन अपने अंदर पर्पल लाइट को नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो थंडर पावर है, एक ऐसी मैजिक एबिलिटी जो कि इतनी रेयर है कि 1 लाख बंदों में से सिर्फ एक के पास होती है। और मोफैन की दूसरी एबिलिटी फायर एबिलिटी होती है जो कि अबव एवरेज होती है। लेकिन अब मोफैन डिसाइड करता है कि वो अपनी थंडर एबिलिटी को छुपा कर रखेगा और वो सबको ये बताएगा कि मेरे अंदर सिर्फ फायर एबिलिटी है। और जैसे ही सबको ये पता चलता है कि मोफैन के पास फायर एबिलिटी है तो कुछ लीचर्ड स्टूडेंट्स और क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुबई मोफैन से ये सोचकर जलने लग जाता है कि आखिर इस चूतिये ने फायर की एबिलिटी को कैसे अवेकन कर लिया। और अब इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं और उन सब की एक क्लास में टीचर उन्हें उनके स्पिरिचुअल स्टार डस्ट के बारे में बता रहा होता है कि बिना स्पिरिचुअल स्टार डस्ट के तुम मैजिक कर ही नहीं पाओगे और जितना तुम्हारा ये स्पिरिचुअल स्टार डस्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी और पावरफुल मैजिक कल्टीवेशन होगी और जिस स्टूडेंट का ये स्टार डस्ट कमजोर होगा वो मैजिक करने में स्ट्रगल करेगा। इस स्टार डस्ट में 7 स्टार्स होते हैं। अगर तुम खुद पर फोकस करके उन सभी स्टार्स को ग्लो कर पाए तो तुम अपने मैजिक को रिलीज कर पाओगे। और अब सभी बच्चे समझ जाएं, इसीलिए वो टीचर एग्जाम्पल देने के लिए फिर से मुबई को आगे बुलाता है। अब मुबई अपने स्टार डस्ट को कंट्रोल करके अपने मैजिक की थोड़ी सी झलक दिखाता है और हम देखते हैं कि मुबई अपने 5 स्टार्स को कंट्रोल करने में काबिल होता है, यानी कि उसे अब 2 स्टार्स और चाहिए और इसके बाद वो अपना मैजिक रिलीज कर पाएगा। वो सभी मुबई को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक चूतिया मोफैन की तरफ देखता है तो उसका सिर्फ एक ही स्टार ग्लो कर पाया था और वो लोग मोफैन को ये कहकर बुली करने लगते हैं कि लगता है ये चूतिया लोगों के जूते ही रगड़ेगा क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो इससे होने से रही। लेकिन मोफैन के पास उन्हें इग्नोर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता और अब मोफैन अपने क्लासरूम से निकलकर एक आइसोलेटेड प्लेस पे अपने थंडर पावर को अवेकन करने की कोशिश करता है। लेकिन थंडर पावर को अवेकन करने के लिए 7 स्टार्स का ग्लो होना बहुत जरूरी है, लेकिन मोफैन केवल 6 स्टार्स को ही ग्लो कर पाता है और इसीलिए क्लासरूम में मोफैन का सिर्फ एक ही स्टार ग्लो कर पाया था क्योंकि उसका सारा ध्यान थंडर मैजिक की तरफ होता है ना कि फायर मैजिक की तरफ। और वो जल्दी से जल्दी थंडर मैजिक को यूज करना चाहता था और वो समझ जाता है कि इसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी। उसी शाम को मोफैन एक पार्क में जाता है जहाँ पर उसकी बहन बैठी होती है, लेकिन मोफैन देखता है कि उसकी बहन काफी उदास बैठी है, उसके पास उसकी व्हील चेयर भी नहीं है। तभी वो देखता है कि कुछ चूतिया लोगों ने उसकी बहन की व्हील चेयर ले ली है और अब मोफैन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मोफैन सीधे उनके पास जाता है और उनको गाली बकने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम 4 हैं और तुम 1, तुम हमें हरा दोगे इसका कोई चांस ही नहीं है और हम तुम्हें कुत्ते की तरह मारेंगे। और उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें तो हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी लंगड़ी बहन को मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उसे व्हील चेयर की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे अपनी बाहों में ही रखूंगा। और वो गांडू कहता है कि तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं जैसी तुम्हारी बहन लंगड़ी है मैं तुम्हें भी लंगड़ा कर दूंगा। और अब मोफैन उन पर अटैक करने के लिए अपने स्टार्स पर फोकस करने लगता है और इस बार वो 7 स्टार्स को ग्लो कर देता है जिससे उसकी थंडर पावर रिलीज होने के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद मोफैन उन सभी को बालों से पकड़कर कुत्ते की तरह मारता है। मोफैन की लड़ाई उसकी बहन भी देख रही होती है और वो इस बात से काफी खुश होती है कि मोफैन ने मैजिक रिलीज करना सीख लिया था। लेकिन अब उस मुबई के अंकल उससे उसकी स्टडीज के बारे में पूछते हैं तो मुबई बताता है कि वो 5 स्टार्स को कंट्रोल कर लेता है। तभी मुबई का वो बूढ़ा हुआ अंकल बोलता है कि अगर तुम इस बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें वो मैजिक ब्रेसलेट दिला दूंगा जिसको पहनने के बाद तुम अपनी मैजिक कल्टीवेशन पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे। और तभी वो बुढ़ाऊ मुबई के बारे में पूछता है, लेकिन मुबई कहता है कि वो सिर्फ अभी एक ही स्टार कंट्रोल कर पाता है, वो मेरा कंपटीशन नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मोफैन नहाते हुए भी अपने फायर मैजिक के बारे में सोच रहा होता है और गलती से उससे वो फायर मैजिक हो जाता है जिससे उसके चूतर जल जाते हैं। उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया आज तुम्हारी चमड़ी इतनी लाल क्यों लग रही है और तुमने अपने थंडर मैजिक को इतनी जल्दी कैसे मास्टर कर लिया जबकि तुम्हें मैजिक अवेकन करे हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लेकिन मोफैन बहाना बना देता है कि मैंने मैजिक अवेकन सिर्फ 6 महीने पहले करा था, लेकिन मैं प्राइवेट में प्रैक्टिस करता था और इस बात को तुम सीक्रेट रखना। और ये कहकर वो उसे दूसरे रूम में ले जाता है। लेकिन जब अगले दिन वो मोफैन अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है कि क्लास में नई टीचर आई है, लेकिन इस टीचर में ऐसा कुछ तो स्पेशल होता है कि सभी स्टूडेंट्स उसे बस देखे ही जा रहे होते हैं। वो टीचर फायर मैजिशियन होती है और इसीलिए वो सबसे पूछती है कि तुम में से फायर मैजिक किस किस के पास है। और अब मोफैन जब अपना हाथ खड़ा करता है तो सभी उस पर हंसते हैं और एक चिरांड बच्चा मोफैन को कहता है कि शर्म कर ले लौड़ू, तू सिर्फ एक ही स्टार ग्लो कर पाया है। और तभी वो टीचर अपने फायर मैजिक का छोटा सा एग्जांपल देती है और वो बताती है कि मैंने अभी अभी लेवल 1 का फायर मैजिक करा। हेलो जेंटलमैन्स, मेरा नाम टैंग यू है और मैं आज से तुम सबके एग्जाम के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगी। मोफैन की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बाद भी मोफैन सिर्फ 5 स्टार्स ही ग्लो कर पा रहा था। और अब एग्जाम से पिछले दिन उन सभी के टीचर उन्हें एग्जाम के रूल बताने लगते हैं कि कल वहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल रखी होगी जो तुम्हारी मैजिकल पावर को मेजर करेगी। तुम्हारे हाथ रखने पर जितना ज्यादा वो ब्राइट ग्लो करेगी उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर होगी। जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी उसको A ग्रेड दिया जाएगा और जिसकी सबसे वीक पावर होगी उसको सबसे वीक ग्रेड यानी कि D ग्रेड दिया जाएगा। तभी वो चिरांड मुबई पूछता है कि क्या हमें मैजिक रिलीज करके भी दिखाना होगा, लेकिन वो
टीचर कहता है कि नहीं, तुम इसके बिना भी पास हो सकते हो, लेकिन जो मैजिक रिलीज करेगा उसको हम सीधा एलिट क्लास में शिफ्ट कर देंगे और उसे एक स्टार ब्रेसलेट भी मिलेगा, जिससे तुम्हारी पावर्स पहले से दुगना तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन अब मुबई मोफैन को स्कूल से बाहर करना चाहता था और इसीलिए वो अपने अंकल के साथ एक प्लान बनाता है। उसके अंकल उसे एक ब्लैक क्रिस्टल बॉल दिखाते हैं और कहते हैं कि जब मोफैन आगे स्टेज पर जाएगा तो हम उसके क्रिस्टल के नीचे चुपके से ये ब्लैक क्रिस्टल बॉल रख देंगे। वो ब्लैक क्रिस्टल जब उस बड़े क्रिस्टल बॉल के नीचे रहेगा तो वो मोफैन के मैजिक की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे उसे डी रैंक मिलेगा, यानी कि उसे स्कूल से गांड पर लात मार कर निकाल दिया जाएगा। और जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं अपने एक आदमी से कहकर उस ब्लैक क्रिस्टल बॉल को निकलवा दूंगा और इसके बाद मोफैन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और अब एग्जाम वाला दिन होता है और प्रिंसिपल स्पीच देने के लिए स्टेज पर आकर कहते हैं कि हमारे बीच में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर लड़की है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसे मोफैन ने बचपन में भगाने की कोशिश करी थी, लेकिन जब उस लड़की के माँ बाप को ये पता चला कि मोफैन जो कि बहुत गरीब है उसने ये काम करने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपनी लड़की को ग्रेजुएशन करने के लिए शहर से बाहर भेज दिया था। और अब प्रिंसिपल उसे अपनी मैजिक पावर्स का एक नमूना दिखाने के लिए कहते हैं। वो लड़की क्रिस्टल पर हाथ रखती है, जिससे वो क्रिस्टल जम जाता है और वहाँ पर आसपास बर्फ जम जाती है और वो क्रिस्टल 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर जाता है। उस लड़के के पास भी मुंबई की तरह आइस पावर होती है, क्योंकि वो दोनों सेम ही क्लैन से होते हैं। मोफैन सोचता है कि मुझे आज इसे इम्प्रेस करने का सिर्फ लास्ट चांस है, लेकिन मुंबई भी उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था और अब बारी बारी सभी स्टूडेंट्स ट्राई करने लगते हैं। लेकिन तभी मोफैन का झाड़ू दोस्त जो कि क्रिस्टल पर हाथ रखता है, तो उसकी स्पिरिचुअल पावर से वो क्रिस्टल बिल्कुल तेज ग्लो करता है, जिससे उसे ए रैंक मिलता है। लेकिन वो अपनी मर्जी से मैजिक रिलीज करने का भी कहता है, लेकिन जब वो मैजिक रिलीज करने लगता है तो पता नहीं कैसे उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। और अब उस चिरांड मुंबई की बारी आती है और अब सब मुंबई की तरफ देख रहे होते हैं कि ये सबसे बेस्ट करेगा। लेकिन तभी मुंबई क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर से भी वो क्रिस्टल काफी ग्लो करता है, जिससे उसे एस रैंक मिलता है, यानी कि ए से भी ऊपर। लेकिन तभी मुंबई मैजिक रिलीज करने के लिए भी कहता है और वो काफी अच्छा मैजिक रिलीज करता है और उसे बी रैंक मिलता है, यानी कि उसके पास अब एस और बी रैंक थे। मुंबई के अंकल मिस मू से मुंबई का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि यही मेरा लड़का है जिसका मैं हमेशा जिक्र किया करता हूँ, तुम्हें ये कैसा लगा? लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक ही है, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है। ये सुनकर उसका अंकल बंदर जैसी शक्ल बना लेता है। और अब फाइनली जब मोफैन की बारी आती है तो मिस मू के फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि चलो यहाँ अब कुछ भी देखने लायक नहीं है, सारे बेस्ट परफॉर्मर्स ऑलरेडी मैजिक परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन मिस मू कहती है कि अभी भी एक कैंडिडेट बचा हुआ है और मैं उसे देख कर जाऊंगी। और अब उनका एक आदमी चुपके से उस क्रिस्टल के नीचे एक ब्लैक स्टोन रख देता है ताकि वो मोफैन को फेल कर सके और वो प्रिंसिपल मोफैन को धक्के मार कर बाहर निकाल दे। और मुंबई सोच रहा होता है कि मैं मोफैन की मिस मू के सामने बेइज्जती कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मोफैन उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है वो क्रिस्टल धीरे धीरे ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मोफैन की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी बढ़ने लगती है कि वो ब्लैक क्रिस्टल स्टोन उस एनर्जी से टूट जाता है। लेकिन तब तक टीचर मोफैन को बी रैंक दे चुका था। लेकिन तभी मिस टैंग जो कि मोफैन की प्रैक्टिस टीचर होती हैं, वो कहती हैं कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि ये क्रिस्टल बॉल थोड़ा फॉल्टी है और वो उस क्रिस्टल बॉल को दोबारा चेंज करने के लिए कहती हैं। ये सुनकर मोफैन का टीचर टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं पहले मोफैन कैसे तुक्के से पास हो गया, अब तो शायद ये पास भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा क्रिस्टल लाकर मोफैन के सामने रखा जाता है, मोफैन उस पर अपना हाथ रख के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस क्रिस्टल के थ्रू पास करता है, जिससे काफी तेज लाइट ग्लो होती है जो कि मुंबई की क्रिस्टल लाइट से भी ज्यादा तेज थी। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स वहां पर हैरान हो जाते हैं कि इस खजूर मोफैन ने ये सब कैसे कर दिया। और अब मोफैन मैजिक रिलीज के लिए भी कहता है और वो जैसे ही मैजिक रिलीज करता है उसका मैजिक रिलीज इतना बढ़िया होता है कि वहां पर खड़े सभी स्टूडेंट्स और टीचर की फटी रह जाती हैं आंखें। और वो टीचर मोफैन को मैजिक रिलीज में ए रैंक देते हैं, यानी कि मुंबई से भी ऊपर वाला रैंक। ये देखकर मोफैन की एक्स बंदी काफी खुश हो जाती है और अब मिस्टर मू मोफैन को नीचे बुलाते हैं और उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। और मिस्टर मू मोफैन से कहते हैं कि तुमसे पहले जो गलती हुई थी मैं उसके लिए आज तुम्हें माफ करता हूँ। तुमने आज काफी अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली में ऐड करना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है और इसीलिए अगर तुम्हारा एक फैमिली बैकग्राउंड होगा तो तुम काफी आगे जाओगे। बोलो क्या कहते हो? मोफैन के सभी टीचर्स को ये लग रहा था कि मोफैन के पास आज इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। लेकिन मोफैन उससे कहता है कि ए बड़ऊ, तूने मुझे चूतिया समझ रखा है? तू मुझे सिर्फ अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहता है। तू कहे तो मैं भौंकू, तू कहे तो मैं काटूं। 3 साल पहले मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी की क्या गलती थी? और मैं भूल नहीं सकता कि 3 साल पहले तूने मेरे पिताजी को इतना मारा कि आज भी उनकी पीठ में दर्द रहता है। और हाँ, मुझे इस टाइम इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम मुझसे उम्र में बड़े ना होते तो मैं तुम्हारी गांड पे इतनी लाते मारता कि बंदर की गांड और तुम्हारी गांड में कोई फर्क नहीं रहता। एक बात और, अगर तुम अब मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए पैसे भी दोगे तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन तभी मिस्टर मू का अडॉप्टेड बेटा यू आंग भी ये बातें सुन रहा होता है और वो
वो मोफैन से कहता है बस बहुत बोल लिया तूने, और वो अपने डैडी की साइड से मोफैन को गालियां देने लगता है। और वो मोफैन से कहता है कि तुम अगर अपने आप को इतने ही टैलेंटेड समझते हो तो तुम मुझे फाइट में हरा दो। और ये कहकर वो मोफैन को फाइट करने का ओपन चैलेंज दे देता है। और अब हमारा शेर मोफैन कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं मिस्टर मू से माफी मांग लूंगा, पर अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे डैड से माफी मांगनी होगी। वो दोनों वहीं फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन मिस टैंग कहती है कि तुम दोनों जरा से तो हो नहीं, तुम अभी भी 18 साल से कम हो, और इसीलिए अगर तुम्हें ऑफिशियल फाइट करनी है तो तुम्हें 2 साल और वेट करना होगा। लेकिन अब मोफैन ये अच्छे से जानता था कि उसका राइवल कोई वीक बंदा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है। और इन 2 सालों में मिस्टर मू यू आंग को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे जिससे वो पहले से और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अब हमें क्लासरूम में सभी एलिट स्टूडेंट्स को बैठे हुए देखते हैं। लेकिन तभी मिस टैंग वहां पर सभी स्टूडेंट्स के सामने ये कहती हैं कि मैं आज से तुम्हें मैजिक प्रैक्टिस की क्लास करवाऊंगी। लेकिन उन सभी ठरकी स्टूडेंट्स का ध्यान तो कहीं और ही होता है। लेकिन तभी उनका टीचर स्टार ब्रेसलेट के बारे में बात करने लगता है कि वैसे तो ये ब्रेसलेट हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स को 1 मंथ के लिए दिया जाना था, लेकिन मोफैन तुमने प्रोफेसर मू की बेइज्जती की है, इसीलिए एज पनिशमेंट ये ब्रेसलेट तुम्हें सिर्फ 10 दिनों के लिए यूज करने के लिए मिलेगा। और अगर इस दौरान तुमसे ये ब्रेसलेट टूट गया या तुमने उसे गुम कर दिया तो तुम्हारी गांड पर लात मार के तुम्हें मैजिक स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अब हर बार की तरह मोफैन प्रैक्टिस क्लास में अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां पर मू भाई भी मोफैन को मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। तभी मोफैन उन दोनों खजूरों के पास जाकर यू आंग के बारे में पूछता है, और अब मू भाई बताता है कि वो पहले 3 महीने के लिए ही ब्रेसलेट यूज कर सकता था, लेकिन तुमने मिस्टर मू की बेइज्जती जो कर दी और अब वो 6 महीने के लिए ब्रेसलेट यूज कर सकता है। मोफैन कहता है कि हाँ, मैंने लगता है उस बुड्ढे की ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, लेकिन मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं बिना ब्रेसलेट के भी तुम्हारी फैमिली के उस यू आंग को हरा दूंगा। लेकिन तभी वो खजूर कहता है कि स्टार ब्रेसलेट को तुमने मामूली चीज समझ रखा है। वो ब्रेसलेट इतना रेयर है कि मू फैमिली के हर एक मेंबर को उस ब्रेसलेट को यूज करने के लिए खुद को प्रूव करना होता है। और इस ब्रेसलेट का एक पावरफुल वर्जन भी है जो कि है स्पिरिट ब्रेसलेट। जो ब्रेसलेट हमें स्कूल में दिया जाता है वो हमारी कल्टीवेशन स्पीड को सिर्फ 20% से बढ़ा देता है, लेकिन स्पिरिट ब्रेसलेट कल्टीवेशन स्पीड को सीधा 40% बढ़ा देता है। और ये ब्रेसलेट सिर्फ मू निंगशू के पास है, और अगर यू आंग ब्रेसलेट को 6 मंथ्स के लिए यूज करेगा तो उसकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वो अपने स्टारडस्ट को नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर देगा। और इसके बाद तुम उसे हराना तो छोड़ ही दो, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। और अब रात को मोफैन अकेले में बैठकर अपनी बंदी की याद में खोया होता है। उसके हाथ में वो ब्रेसलेट होता है, लेकिन तभी उसके गले में जो लोच पेंडेंट होता है वो उस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट होने लगता है, और वो लोच पेंडेंट अपनी शेप को चेंज करके उस ब्रेसलेट को निगल जाता है। और अब मोफैन खड़ा खड़ा कांपने लगता है। लेकिन तभी मिस टैंग जो कि उसे छुप छुप कर देख रही थी वो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो। मोफैन बताता है कि मेरे गले में ये जो लोच पेंडेंट है ये मेरे ब्रेसलेट को निगल गया, और अब स्कूल का प्रिंसिपल मुझे निगल जाएगा। मैं हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये चीज उस ब्रेसलेट को खा जाएगी। लेकिन तभी मिस टैंग उस लोच पेंडेंट को देखती हैं और वो बताती हैं कि ये लोच पेंडेंट भी इसी ब्रेसलेट की तरह तुम्हारी पावर्स को बढ़ाता है, लेकिन जो चीज इस पेंडेंट को उस ब्रेसलेट से ऊपर रखती है कि ये लोच पेंडेंट एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है और खुद को इतना पावरफुल बनाता जाता है कि अगर ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच जाए तो इसे पहनने वाला कभी भी नहीं हारेगा, और तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसे देखकर लगता है कि अब ये और ग्रो करना चाहता है, और मिस टैंग उसे जाकर सोने के लिए कहती हैं, और वो मोफैन से कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये ब्रेसलेट जो इस लोच पेंडेंट ने निगल लिया है उसके लिए तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। और अब अगले दिन सभी चिरांड बच्चे एक बस में बैठकर एक हिली एरिया पर मैजिक स्कूल में जा रहे होते हैं ताकि वो वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन वहां पहुंचकर वो सभी देखते हैं कि वहां का चीफ इंस्ट्रक्टर तो काफी ज्यादा सनकी है। वो चीफ इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स को एक बाउंटी हंट मिशन दे डालता है, और अगर तुम इस मिशन को करने में नाकामयाब रहे तो मैं तुम सबको फेल कर दूंगा। लेकिन तभी उन स्टूडेंट्स के टीचर कहते हैं कि ये सभी अभी मैजिक रिलीज करना नहीं जानते, और ये बाउंटी मिशंस केवल एक्सपर्ट मैजिस के लिए ही होते हैं। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी तू लेगा। लेकिन वो चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर ये सब अभी ये नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर में अपनी सिटी को मॉन्स्टर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर इन सभी स्टूडेंट्स को ए रैंक का सर्टिफिकेट चाहिए तो ये मिशन तो इन्हें करना ही पड़ेगा। अब सभी स्टूडेंट्स की फटी हुई होती है, लेकिन तभी मोफैन पूछता है कि अगर हमने ये मिशन कर लिया तो तुम हमें क्या रिवॉर्ड दोगे। वो चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर तुमने ये मिशन पास कर दिया तो मैं तुम्हें अपना मैजिक आर्मर दूंगा जो कि बहुत महंगा है, और अगर तुम में से कोई एक स्टूडेंट भी इस मिशन को पास कर देता है तो मैं तुम सभी को ए ग्रेड से पास कर दूंगा। और अब मोफैन को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है कि अगर मुझे यू आंग से फाइट में जीतना है तो मुझे ये मैजिक आर्मर किसी भी कीमत पर चाहिए होगा, क्योंकि उसके पास भी एडवांस लेवल्स के आर्मर होंगे। लेकिन रास्ते में एक बीस्ट वुल्फ की गुफा भी है, उससे बस थोड़ा संभल कर रहना। और अब वो लोग उस बाउंटी हंट मिशन को पूरा करने के लिए जंगल से होते हुए एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं, लेकिन आगे जाने का रास्ता बंद होता है। और तभी मोफैन का लीचर दोस्त काम में आता है जिसके पास विंड पावर होती है, और वो अपने पेट पर रस्सी बांधता है और वो अपनी विंड पावर का यूज करते हुए दूसरी पहाड़ी पर जंप कर देता है, जिससे सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। और मुंबई के ग्रुप में एक मोटे लड़के की सभी लड़कियों के सामने तो पैंट ही खुल जाती है। लेकिन जब वो लोग बीस्ट वुल्फ की गुफा के पास
पहुंचते हैं तो उन सभी को डर लगने लगता है। लेकिन तभी एक लड़का बहादुर बनते हुए ये कहने लगता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है, उन्होंने काफी टाइम पहले इस गुफा की सफाई की है, लेकिन हमें ये जाकर देखना होगा कि कहीं कोई भेड़िया बच तो नहीं गया है, और अगर इस गुफा में कोई भेड़िया हुआ तो हमें उसे मारना ही होगा। और अब सभी बच्चे मुंबई की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि हम में से सबसे पावरफुल मुंबई ही है, और अगर उस गुफा में सच में कोई वुल्फ हुआ तो मुंबई अपने आइस मैजिक से उसे जमा देगा। और मुंबई पूरे ग्रुप को लेकर गुफा के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वो मोफैन वहाँ पानी के लेवल को नोटिस करता है, और जब उसका दोस्त मोफैन को गुफा के अंदर चलने के लिए कहता है, मोफैन अपने लीचड़ दोस्त को पानी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि किसी ने इस नदी का आधा पानी पी लिया है, जरूर गुफा के अंदर कोई है जिसने इतना सारा पानी पी लिया, और वो चीज बहुत बड़ी है। ये सुनकर उसके फटीचर दोस्त की और भी फट जाती है। वो सबको वार्न करने के लिए गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ सब लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, और तो और लड़कियां तो उसे ये तक कह देती हैं कि तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम बाहर रहो, अगर हम ये मिशन कर लेंगे तो तुम वैसे भी पास हो जाओगे। वो चूतिया मुंबई अपने ग्रुप को आगे लेकर गुफा के और अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज आने लगती है, और अचानक से उनके सामने एक वुल्फ बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स की इतनी फट जाती है कि उनसे भागा भी नहीं जा रहा था। लेकिन मुंबई एक लंबी सांस खींचकर अपने क्रीपिंग आइस मैजिक को ट्राई करने लगता है, लेकिन उसकी इतनी फटी पड़ी थी कि उससे मैजिक भी नहीं हो पाता, और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उन सबसे आगे भागता है। वहीं दूसरी तरफ मिस टैंग और दूसरे टीचर को अपने स्टूडेंट्स की टेंशन हो रही थी कि अगर उस गुफा में सच में वो बीस्ट वुल्फ हुआ तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तभी वो चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो कोई असली वुल्फ नहीं है, बल्कि एक 3D स्पिरिचुअल वुल्फ है, एक पेट वुल्फ जो कि पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और ये सुनने के बाद मिस टैंग की सांस में सांस आती है, और वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि उस स्पिरिचुअल वुल्फ से सभी स्टूडेंट्स की एबिलिटी का टेस्ट भी हो जाएगा और उन्हें कोई चोट भी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को वो वुल्फ बीस्ट खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी मोफैन उसे बचाने के लिए उसे अपने कंधों पर उठाकर गुफा से बाहर की ओर भागता है। लेकिन वो चुलबुली लड़की काफी फुर्तीली होती है, और इसीलिए वो लड़की फिर से गुफा के अंदर जाकर उस बीस्ट पर फिर से फायर अटैक कर देती है। तो दूसरी तरफ मुंबई भी जैसे तैसे करके अपनी आइस मैजिक से उस बीस्ट की एक टांग को जमा देता है, लेकिन इन सभी छोटे मोटे हमलों से उस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। पर हमारा हीरो मोफैन लेवल 2 का फायर मैजिक अवेकन करके उस वुल्फ पर अटैक कर देता है। लेवल 2 का फायर मैजिक लेवल 1 के फायर मैजिक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे उस वुल्फ की खोपड़ी जल जाती है, और वो बीस्ट वुल्फ चीफ इंस्ट्रक्टर की कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पहले जब वो कंट्रोल में था तो वो बाकी स्टूडेंट्स पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसका मतलब वो बीस्ट अब जानलेवा हमला करेगा। जैसे ही चीफ इंस्ट्रक्टर और बाकी टीचर्स को ये पता चलता है तो चीफ इंस्ट्रक्टर अपना स्पेशल सूट डालकर तितली बनकर उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर वो मैजिक बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक लड़की पर हमला कर देता है, और वो उसके पेट में जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी मोफैन का वही बदसूरत ठरकी दोस्त, जिसके अंदर पता नहीं कहां से विंड मैजिक पावर होती है, वो उस लड़की को वहां से उठाता है और एक खोपचे में छुपा देता है। वो बीस्ट अब उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे मोफैन मिल जाता है, और वो मोफैन पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन मोफैन का बदसूरत दोस्त फिर से मोफैन को बचाकर वुल्फ से दूर कर देता है, और अब वो वुल्फ से बचकर गुफा के और अंदर चले जाते हैं, जहां वो दोनों आगे आगे भाग रहे होते हैं, और वो बीस्ट उनका पीछे से पीछा कर रहा होता है। वहीं मोफैन के क्लास के बच्चे इतने चूतिया होते हैं कि उन दोनों की हेल्प करने में उनकी गांड फट जाती है, और अब गुफा के अंदर वो मैजिक बीस्ट मोफैन पर हमला करता है, लेकिन मोफैन का दोस्त बीच में आकर खुद घायल हो जाता है। ये देखकर मोफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी थंडर पावर को अवेकन कर लेता है, और उस भेड़िए को अपनी मैजिक पावर से पैरालाइज कर देता है। और ठीक उसके ऊपर एक नुकीला पत्थर होता है, जिस पर मोफैन अपना फायर अटैक करता है, और वो नुकीला पत्थर उस मैजिक बीस्ट के आर पार हो जाता है, और वो बीस्ट वहीं ढेर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट में से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है। तभी उस बीस्ट की स्पिरिट उस बीस्ट में से निकलकर मोफैन के पेंडेंट में समा जाती है, और तभी वहां पर चीफ इंस्ट्रक्टर भी पहुंच जाता है, और वो मोफैन और उसके दोस्त को गुफा से बाहर निकाल देता है। और अब तो मोफैन के स्कूल के बच्चे मोफैन के दीवाने हो गए थे, और अब चीफ इंस्ट्रक्टर सभी को ए ग्रेड से पास कर देता है। लेकिन मोफैन ने उस बीस्ट को हराया ही नहीं था, उस बीस्ट को मोफैन ने मार दिया था। मोफैन को एस ग्रेड से पास कर दिया जाता है, यानी कि मोफैन का ग्रेड उन सबसे बड़ा था। लेकिन मोफैन कहता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या आप उस मैजिक आर्मर के वादे को भूल तो नहीं रहे? और उदास होकर चीफ इंस्ट्रक्टर को वो अपना मैजिक आर्मर मोफैन को देना पड़ता है। और अब उसी रात को मोफैन अकेले में बैठकर अपने थंडर मैजिक को लेवल 2 में अपग्रेड करने की सोच रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसे ये लग रहा होता है कि अगर गुफा के अंदर वो नुकीला पत्थर नहीं होता तो मैं उस वुल्फ बीस्ट को नहीं मार पाता। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि लेवल 2 का फायर मैजिक इतना खतरनाक था, तो अगर मेरा थंडर मैजिक लेवल 2 का हो जाए तब क्या होगा। तभी उसे याद आता है कि मिस टैंग ने उससे कहा था कि तुम्हें अगर इस पेंडेंट को ग्रो करवाना है तो तुम्हें इस पेंडेंट को फीड करवाना होगा। और इसीलिए मोफैन डिसाइड करता है कि वो एक बाउंटी हंटिंग टीम ज्वाइन करेगा, ताकि जैसे ही वो किसी मॉन्स्टर को हंट करे वैसे ही उसकी स्पिरिट से वो लोच पेंडेंट अपग्रेड करेगा। ये सोचकर मोफैन अब अगले दिन एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर बाउंटी हंटिंग के लिए लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन वहां ऐसे ऐसे नूबड़े बंदे अपनी सिलेक्शन करवाने के लिए आए होते हैं जिनकी शक्ल पर ही ये लिखा होता है कि मॉन्स्टर इन्हें देखते ही चबा जाएगा। लेकिन हमारा मोफैन वहां एक बंदे से पूछता है कि बाउंटी हंटर बनने का क्या प्रोसेस
जेलस है। वो बंदा मोफैन से कहता है कि तुम यहाँ नए आए हो, तुम्हें पता तो है ना कि बाउंटी हंटर्स असली मॉन्स्टर्स को मारते हैं। बाउंटी हंटिंग टीम को सिर्फ टैलेंटेड बंदे ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब मोफैन कहता है कि अगर किसी के पास थंडर टैलेंट हुआ तो वो बंदा मोफैन की बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर किसी के पास थंडर टैलेंट हुआ तो हर बाउंटी हंटिंग टीम चाहेगी कि तुम उसकी टीम में हो, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। ये सुनकर मोफैन वहां से जाकर उसी लाइन में लग जाता है जहां बाकी लोग खड़े होते हैं। और जब उसकी बारी आती है तो बाउंटी हंटिंग टीम में से एक लड़की मोफैन से कहती है कि हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस्ड मेजिस को ही अपनी टीम में एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब मोफैन उनको बताता है कि मेरे पास थंडर एलिमेंट है। लेकिन वो सब सोच रहे होते हैं कि कहीं ये लड़का हमारा बेवकूफ तो नहीं बना रहा, ये लड़का तो शक्ल से एकदम कबाड़ी दिखता है, भला इसके पास कैसे थंडर एलिमेंट होगा। और अब उनकी आंखों के सामने मोफैन अपना थंडर एलिमेंट रिलीज कर देता है और जो बंदे अब लाइन में खड़े होते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि अब यहाँ पर उनका कुछ नहीं हो सकता। और तभी दरवाजा खुलता है और उसी टीम का लीडर मोफैन का उसकी टीम में वेलकम करता है। और जब मोफैन उनको बताता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे बाउंटी हंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझसे तो दौड़ा भी नहीं जाता, तो वो टीम लीडर कहता है कि उसकी चिंता तुम मत लो, तुमसे दौड़ा नहीं जाता ना, देखना मैं तुम्हें अगला उसेन बोल्ट बना दूंगा। लेकिन तभी एक लड़की उस लीडर से पूछती है कि बाहर खड़े लोगों का क्या करना है। तभी वो लीडर बाहर जाता है और उन लाइन में खड़े हुए बंदों से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। वो लीडर मोफैन को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है और जब वो लीडर मोफैन का नाम पूछता है तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मोफैन अपना नाम फैनमो बताता है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं, लेकिन तभी एक लाल रंग की लड़की एक लड़की जिसने लाल रंग के कपड़े डाले होते हैं, वो लड़की टीम के लीडर को बताती है कि एक हाई स्कूल में मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और वो लीडर मोफैन को उसके फर्स्ट बाउंटी हंटिंग मिशन के लिए साथ चलने को कहता है। और अब वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनका टीम लीडर बाकी सभी मेंबर्स को बचे हुए स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए भेज देता है और वो मोफैन को कैंटीन चेक करने को कहता है कि कहीं कोई स्टूडेंट फंसा हुआ तो नहीं है। और अब मोफैन डरते डरते कैंटीन में चेक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है जिससे मोफैन की आत्मा से चीखें निकल जाती हैं। जब वो फोन उठाता है तो फोन पर उसकी बहन होती है जो कि मोफैन को बताती है कि जब मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे तो मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरे साथ एक और लड़की भी थी जिसे मैंने बाहर आते हुए नहीं देखा और शायद वो अभी भी हाई स्कूल में ही है। दरअसल वो मॉन्स्टर उसी स्कूल में घुसा था जहाँ पर मोफैन की बहन पढ़ती है और मोफैन की बहन कहती है कि शायद वो उस लड़की को अपने साथ ले गया है। लेकिन तभी मोफैन को अपने पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है और वो जैसे ही अपनी मुंडी घुमाता है वो देखता है कि उसे एक मॉन्स्टर घूर रहा है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर मोफैन की तरफ एक ब्लास्ट करता है, लेकिन मोफैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि उसके ब्लास्ट से पूरी कैंटीन जलने लगती है और अब वो मॉन्स्टर खिड़कियों को तोड़कर मोफैन पर फिर से हमला करता है, लेकिन मोफैन उसके अटैक से बचता हुआ कुर्सियों के पीछे छुप जाता है। और अब वो मॉन्स्टर मोफैन को कुर्सियों के पीछे छिपा हुआ देख लेता है और जैसे ही वो मोफैन की तरफ फिर से ब्लास्ट करता है तभी मोफैन के सामने एक शील्ड आ जाती है और वो शील्ड किसी और ने नहीं बल्कि उसी की टीममेट जायोग ने मोफैन को बचाने के लिए बनाई थी। और जायोग मोफैन को फटाफट वहां से निकलने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी शील्ड से उस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रही थी। और अब जायोग मोफैन को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचाते बचाते उस मॉन्स्टर से मोफैन को काफी दूर ले आती है और तब तक बाकी टीम मेंबर्स उस मॉन्स्टर को उलझाए रखते हैं। लेकिन तभी उनकी टीम का लीडर उस मॉन्स्टर पर फायर से हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और उसकी गांड टूट जाती है। अब सभी टीम मेंबर्स उस मॉन्स्टर के नजदीक खड़े होते हैं, लेकिन तभी काइटेंग नाम की एक टीम मेंबर उसे अपनी क्रीपिंग आइस मैजिक से जमाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और वो काइटेंग पर हमला करके उसके कपड़े फाड़ देता है। और अब मोफैन कहता है बस बहुत हो गया और वो अपना थंडर मैजिक उस मॉन्स्टर पर रिलीज कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर मुंह खोलकर जमीन पर गिरता है और उसका दी एंड हो जाता है। और इससे अब सभी टीम मेंबर्स मोफैन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे और इसीलिए उनकी टीम का लीडर मोफैन को अपनी टीम में एक खास जगह दे देता है। लेकिन मोफैन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे तो बस पैसों से मतलब होता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उस मॉन्स्टर में से उसकी स्पिरिट बाहर आती है और वो स्पिरिट मोफैन के गले में लटके हुए पेंडेंट में चली जाती है। लेकिन मोफैन ये देखकर हैरान होता है कि उसके अलावा बाकी किसी भी टीम मेंबर्स को वो स्पिरिट नहीं दिखाई देती। और तभी उनका एक टीम मेंबर कहता है कि हमें यहाँ खड़े होकर खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि एक्चुअली में हमें ये रिपोर्ट मिली थी कि अभी भी एक लड़की गुम है और शायद वो मॉन्स्टर उसे शायद अपनी गुफा के अंदर ले गया होगा। लेकिन उनका टीम लीडर कहता है कि उसको बचाने के लिए हम लोग काफी नहीं होंगे और इसीलिए वो और मैजिशियन को उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए भेज देता है। और अब रात को मोफैन ऐसे ही सड़कों पर टहल रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी बहन एक फोन बूथ के पास मिलती है और जब मोफैन की बहन मोफैन को देखती है तो उसे हग करके बताने लगती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं उसे मॉन्स्टर्स न खा लें। लेकिन तभी मोफैन अपनी बहन के सामने हीरो बनते हुए कहता है कि मैंने उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है और अब मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, तुम्हें अब मॉन्स्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे अगले दिन मोफैन का टीम लीडर मोफैन को एक पैसों का चेक देता है और वो टीम लीडर मोफैन की स्किल्स से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब से वो मोफैन को बाकी सभी मेंबर्स जितनी सैलरी देगा क्योंकि मोफैन की स्किल्स भी बाकी सभी मेंबर्स की जितनी है। लेकिन फिर से मोफैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसे फुल टाइम मेंबर बना दिया या कुछ और, उसे तो बस पैसों से मतलब था। और अब उससे कुछ दिनों बाद मोफैन अपनी क्लास में बैठा होता है,
लेकिन तभी शाओमिन नाम की एक लड़की उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्राइवेट में, क्या हम शाम को कहीं घूमने चले। और यहाँ हमारे मोफैन को लगता है वो लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी है, क्योंकि मोफैन ने गुफा में उस लड़की की जान बचाई थी। मोफैन उस लड़की को हाँ करके उस लड़की के साथ अपने सपने सजाने लगता है। लेकिन जब रात में वो दोनों एक ओल्ड फैक्ट्री के पास मिलते हैं, वो लड़की मोफैन को बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मेरे घर के पास एक लेडी रहती है और उस लेडी को रात को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अजीब सी मतलब मॉन्स्टर्स की, कुछ और मत समझ लेना। हाँ, तो वो लेडी बहुत डर गई है कि कहीं इस एरिया में भूत वगैरह तो नहीं है। लेकिन अब मोफैन पूछता है कि तुमने इसके लिए मुझे क्यों बुलाया है, तुम इसके लिए पुलिस को फोन करो। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो लेडी तुम्हारी पावर्स के बारे में जानती है और इसीलिए उस लेडी ने मुझसे कहा है कि तुम मोफैन को बुलाओ क्योंकि वो तुम्हारा क्लासमेट है। और ये सुनकर मोफैन फटाफट उस बिल्डिंग में भागता है और एक कमरे में एंटर करता है और वो डरते डरते मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी जाओमिन दरवाजे को इतनी जोर से लात मारती है कि मोफैन का पैंट में ही पेशाब छूट जाता है। भाई कितना फट्टू है यार ये। और अब मोफैन अपनी जेब से एक स्पेशल पाउडर निकालता है और उसे जमीन पर छिड़क देता है, जिससे मॉन्स्टर के फुटप्रिंट उसे साफ नजर आने लगते हैं। और उन फुटप्रिंट्स को देखकर मोफैन और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स पहले वाले मॉन्स्टर के फुटप्रिंट से भी काफी ज्यादा बड़े थे। और तभी उनकी आंखों के सामने एक डीमन वुल्फ टनल से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उस डीमन वुल्फ के मुंह पे खून ही खून लगा होता है। मोफैन और वो लड़की चुपचाप उस डीमन को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी जाओमिन मोफैन के पास आकर कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये डीमन मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, यही वो वन आई वुल्फ है, लेकिन ये असली वाला है। लेकिन तभी मोफैन को पता चलता है कि ये डीमन वुल्फ गांव के बंदों को पकड़ लेता है और अपनी पार्टी करने के बाद उन्हें टनल में छुपा देता है। और अब मोफैन जाओमिन से कहता है कि तुम जाकर सभी गांव वालों को इन्फॉर्म कर दो कि ये वुल्फ इसी फैक्ट्री में है और इसके बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। लेकिन वो लड़की इतनी बुद्धिमान निकलती है कि वो लड़की उसी टाइम तत्काल वहीं पर पुलिस को फोन करने लग जाती है। और जब वो फोन करती है तो उस फोन से कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं और उन वाइब्रेशंस से उस डीमन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। और वो डीमन उन दोनों को देख लेता है और इससे पहले कि वो डीमन उन दोनों पर हमला करता, मोफैन उस लड़की को उठाता है और दरवाजे से होता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो बीस्ट उनका पीछा करते हुए दरवाजे के साथ साथ दीवार को भी तोड़ देता है और वो बीस्ट उन पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी मोफैन अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक करके खुद एक वेयर हाउस में छुप जाता है। और मोफैन जाओमिन को अभी के अभी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन जाओमिन काफी डरी हुई थी और इसीलिए वो मोफैन को वहां से भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर उन्हें फिर से ढूंढ लेता है और वो उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी मोफैन जाओमिन को धक्का देता है, जिससे वो काफी दूर गिरती है और वो वहां से उठकर अपनी जान बचाकर भाग जाती है। और वो डीमन मोफैन पर हमला कर देता है, लेकिन मोफैन ने वो मैजिक आर्मर डाला होता है और इसीलिए मोफैन को कोई ज्यादा चोट नहीं आती और वो इतने बड़े डीमन वुल्फ का अटैक सह लेता है। लेकिन उस डीमन वुल्फ का अटैक इतना तेज होता है कि मोफैन सीधा फैक्ट्री से बाहर जाकर गिरता है। लेकिन वो डीमन उसका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और अगले ही पल वो डीमन मोफैन की आंखों के सामने होता है। और अब मोफैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन कैसे ना कैसे करके मोफैन अपनी फायर मैजिक फ्लेम को समन करने लगता है। लेकिन तभी पता नहीं कहां से बाउंटी हंटर्स की टीम से काई टैंग और एक और अजनबी बंदा वहां आते हैं और आइस मैजिक से मॉन्स्टर की टांगों को जमा देते हैं। और अब दूसरी तरफ मोफैन अभी भी सदमे में था, लेकिन काई टैंग को यह पता नहीं होता कि मोफैन उन्हीं की टीम मेंबर है, क्योंकि मोफैन उनके सामने मास्क लगाकर जाता है। और काई टैंग सोचती है कि ये कोई बेचारा कमजोर बंदा है जो कि अपनी जान भी नहीं बचा सकता। और काई टैंग उस बंदे को उठकर वहां से भागने को कहती है और अब मोफैन भागते भागते एक जगह रुककर अपना गेटअप चेंज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग मॉन्स्टर को पूरी तरह से क्रीपिंग आइस से कवर कर देते हैं। तभी मोफैन भी अपना गेटअप चेंज करके वहां आ जाता है और वो लीडर मोफैन से कहता है कि ये मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक म्यूटेंट डीमन है जो कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में हम चारों को खत्म कर सकता है। तब तो हमें इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। ये कहकर मोफैन उस बीस्ट की तरफ एक ब्लास्ट करता है, लेकिन वो डीमन और उसके आसपास जमी हुई आइस रेड हो जाती है। उनकी टीम का लीडर कहता है कि हमें इसे तब तक रोक के रखना होगा जब तक और मैजिशियन यहाँ नहीं आ जाते। लेकिन तभी उस डीमन के आसपास जमी हुई बर्फ टूटने लगती है और उनकी आंखों के सामने वो डीमन खुद को सुपर से भी ऊपर लेवल में अपग्रेड कर देता है। और ये देखकर सभी टीम मेंबर्स की फट जाती है और एक लड़की कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये हमें अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। लेकिन वो लीडर कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को मारना होगा, नहीं तो ये डीमन यहाँ रहने वाले लोगों को मारकर उनका डिनर करेगा। अब उनकी आंखों के सामने वो डीमन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तभी उनका टीम लीडर उनसे कहता है कि हमें इसे अभी के अभी मारना होगा। और अब उनका एक टीम मेंबर रॉकी बर्फ के नीचे से उस पर आग बरसाने लगता है और टीम लीडर उस डीमन पर अपने फायर स्ट्रोम से हमला करता है, जिससे वो डीमन दूर उड़कर गिरता है। लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है और उठते ही वो डीमन किसी चिड़िया की तरह उड़कर उन पर हमला करता है। लेकिन जायोग सही टाइम पर अपनी शील्ड की फॉर्मेशन उनके आगे कर देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए उस बीस्ट को रोक देती है और वो बीस्ट उस शील्ड में फंस जाता है। लेकिन उस डीमन की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो धीरे धीरे उस शील्ड को तोड़ रहा था और वो मॉन्स्टर अब उस शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है। तभी मोफैन अपनी फेवरेट टीम मेंबर जायोग को वहां से उठाता है और उसे अपनी गोदी में उठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उस टीम का लीडर उस डीमन पर अपने सबसे खतरनाक फायर स्ट्रोम से अटैक कर देता है। वो फायर स्ट्रोम अटैक इतना खतरनाक होता है कि चारों
तरफ आग ही आग फैल जाती है और वो ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं। लेकिन जब धुआं हटता है तो वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं साला किस चक्की का आटा खाता है। और अब वो मॉन्स्टर उस टीम लीडर से किलस कर उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग कर आता है। लेकिन तभी उनका एक टीम मेंबर रॉकी अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अर्थ मैजिक से पत्थर समन करता है और जायोग उसे अपने पानी से शील्ड देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी यूजलेस वाटर शील्ड को तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर उस टीम लीडर से किलस कर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन उस टीम लीडर की किस्मत अच्छी होती है कि वहां पर मोफैन होता है और मोफैन अब अपना थंडर मैजिक लेवल 2 में अपग्रेड कर देता है और उस डीमन पर अपने लेवल 2 के थंडर मैजिक से हमला करता है। लेकिन अब तो वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया था कि उसे तो अब लेवल 2 के थंडर मैजिक से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और तो और जैसे ही मोफैन उस पर थंडर मैजिक की बरसात किए जा रहा था, वो डीमन खुद को और अपग्रेड कर रहा था। और इसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि उनके अंदर इतना गूदा ही नहीं है कि वो उस बीस्ट को हरा सकें। लेकिन तभी फिर से उनकी फट्टू टीममेट पता नहीं कहां से आ जाती है और वो फिर से रोने धोने लगती है और वो कहने लगती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना ये मॉन्स्टर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और अब उसका बकवास सुनते सुनते उस टीम लीडर की सटक जाती है और वो उस लड़की को गालियां बकने लगता है कि तुम पागल लड़की, पता नहीं मैंने उस दिन कौन सा सूखा नशा करा था जिस दिन मैंने तुम्हें टीम मेंबर बनाया। और फिर उसी वक्त फिर से वो बेशर्म मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पता नहीं कहां से बहुत तेज पानी आता है और जिससे वो मॉन्स्टर बह जाता है। उनके टीम मेंबर्स आसपास देखते हैं कि ये किसने करा। लेकिन तभी हम एक और मैजिशियन को देखते हैं जिसका नाम योंग होता है। वो उनकी टीम से कहता है कि तुम सबने बहुत अच्छा करा, लेकिन अब इस मॉन्स्टर को मैं अकेला संभाल लूंगा। और ये कहकर वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और अपने विंड स्ट्रोम से उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है। और जब वो काफी ऊपर पहुंच जाता है तो वो उसे काफी जोर से नीचे फोड़ता है, जिससे वो मॉन्स्टर पहले ऊपर से नीचे जाकर फिर सीधा ऊपर चला जाता है। और अब पिछली बार की तरह इस बार भी उस मॉन्स्टर की स्पिरिट मोफैन की लोच पेंडेंट में चली जाती है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो स्पिरिट किसी को भी नहीं दिखाई देती। और अब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस सिटी में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं जो लोगों को मार कर खा रहे हैं, हमें उन लोगों को जल्दी से जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन वो न्यू मैजिशियन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा वो लोग और डर जाएंगे और इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। और अब उसी रात को मोफैन अकेडमी के लिए काफी लेट हो गया होता है और इसीलिए मोफैन अपने अकेडमी की दीवार टाप कर अंदर जा रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से उसे एक लड़की की आवाज आती है जिससे वो घबरा कर नीचे गिर जाता है। मोफैन जब उठकर अपने होश संभालता है तो वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी है और वो लड़की दौड़ते हुए आकर मोफैन को हक कर लेती है और वो रोते रोते मोफैन को बताने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा भी वहीं रहती थी जहां पर वो मॉन्स्टर्स लोगों को मार कर खा रहा था। अगर तुम उस मॉन्स्टर को नहीं हराते तो शायद क्या पता उस डीमन का अगला शिकार मेरी ग्रैंड मदर होती। लेकिन मोफैन ये सब बातें नहीं सुन रहा होता, उसे तो बस उस लड़की के साथ चिपके रहने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसी रात को मोफैन अपने अंदर ध्यान लगा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका पेंडेंट अब ग्लो नहीं कर रहा। और ये चेक करने के लिए कि ये पेंडेंट क्यों नहीं ग्लो कर रहा, वो इस पेंडेंट को हिलाता है तो उसमें से एक अजीब सी लाइट ग्लो होने लगती है। और अब मोफैन को पता चलता है कि उसका पेंडेंट अब स्पिरिट लेवल में अपग्रेड हो चुका है, जो कि मोफैन हमेशा से चाहता था। ये देखकर मोफैन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब कुछ दिनों के बाद मोफैन अपनी बहन को थोड़े से पैसे देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, तुम जाकर इससे नया फोन ले लो, जिससे तुम जैसे ही कभी भी खतरे में होगी मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए वहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसकी बहन अपने फटीचर भाई के हाथ में इतने ज्यादा पैसे देखकर ये सोचती है कि या तो इसने कहीं चोरी की है या तो ये कोई गटर साफ करने लग गया है। और उसकी बहन ये पैसे लेने से मना कर देती है। लेकिन मोफैन कहता है कि मैंने ये पैसे बाउंटी हंट करके कमाए हैं। और मोफैन हीरो बनते हुए कहता है कि अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम पापा से नहीं बोलना, मुझसे मांगना। और अब उसकी बहन ये सब सुनकर काफी खुश होती है और वो उससे कहती है कि मैंने भी अपना हीलिंग मैजिक अवेकन कर लिया है और मैं जल्दी ही अपनी हीलिंग मैजिक के 7 स्टार्स ग्लो कर लूंगी, जिससे जैसे ही तुम्हें मिशन के दौरान कोई भी चोट लगेगी तो मैं उसे तुरंत हील कर लूंगी। इस बात को कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन मोफैन और उसका दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी यू आंग के साथ फाइट नजदीक आती जा रही है और मैंने सुना है कि मिस्टर मू कुछ खास गेस्ट को बुलाने वाले हैं। और मैंने तो ये तक सुन रखा है कि वो मिस्टर मू चाहता है कि वो अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन वो तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती करेगा, तभी उसके कालजे को सुकून मिलेगा। तभी वहाँ उनके पास मिस टैंग आ जाती और वो मोफैन से कहती है कि तुम्हें अभी के अभी प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। और अब मोफैन जब ऑफिस में जाता है तो उसे प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारी यू आंग के साथ जो फाइट है अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम्हें सीक्रेट स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। मोफैन उस प्रिंसिपल से हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये सीक्रेट स्प्रिंग क्या है। वो प्रिंसिपल मोफैन को बताता है कि सीक्रेट स्प्रिंग कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैजिकल वाटर आसमान से गिरता है और वो देखने में कूल तो लगता ही है, लेकिन अगर तुम वहाँ ट्रेन करोगे तो तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज बहुत तेजी से ग्रो करेगी। वो प्रिंसिपल मोफैन से कहता है कि हर साल सिर्फ एक मैजिशियन को उस स्प्रिंग में ट्रेन करने का मौका मिलता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल की तरफ से तुम जीत जाओ। लेकिन तभी वहाँ दूसरा टीचर भी खड़ा होता है जो कि मोफैन से कहता है कि यू आंग इतना पावरफुल है कि मोफैन उसके सामने कुछ भी नहीं है। और सर देखिएगा, यू आंग फाइट में मोफैन की गांड तोड़ देगा और मोफैन को कुत्ते की तरह मारेगा। और इतना सब बोलने के बाद वो टीचर कहता है कि मैं चाहता हूँ मोफैन कि तुम फाइट में अपना बेस्ट दो। भाई भला ये कौन सा तरीका होता है किसी को मोटिवेट करने का। खैर उसी रात को मोफैन एक पहाड़ी के ऊपर अकेले बैठकर
अपनी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी मिस्टर मू की डॉटर मू निंगशू उसके पास आती है और उसके साथ बैठ जाती है और वो मो फैन से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये फाइट करने के लिए मना कर दो। वो कहती है कि मैं ये इसीलिए कह रही हूँ, मेरा भाई पहले से ही काफी ब्रूटल है और जब से तुमने मेरे डैड की बेइज्जती करी है तब से वो तुम्हें खत्म करना चाहता है और इसीलिए अगर तुम दोनों की फाइट हुई तो वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। लेकिन मो फैन कहता है कि तुम इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम देखना कि मैं तुम्हारे भाई को कैसे मजा चखाता हूँ। मो फैन को इस तरह से बात करते देख निंगशू से पूछती है कि मो फैन इस फाइट के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है, फिर भी ये तुम फाइट क्यों करना चाहते हो? तभी मो फैन कहता है कि मुझे ये तुम्हारे सामने कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारा बाप एक गंदी नाली का कीड़ा है और जब मैं तुम्हारे बाप को देखता हूँ मुझे उसे मारने का मन करता है और जब मैं तुम्हारे भाई का तुम्हारे बाप के सामने मुंह तोड़ूंगा तब तुम्हारे बाप की खजूर जैसी शक्ल देखने लायक होगी। तुम्हें शायद याद ना हो लेकिन मुझे आज भी याद है कि उस बंदे ने मेरे बाप को 3 साल पहले कुत्ते की तरह मारा था जब हमने साथ भागने की कोशिश करी थी और बदले में मैं भी उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरे पापा के साथ करा था। और अब रात बीत जाने के बाद अगले दिन मो फैन यू आंग से फाइट करने के लिए मू फैमिली के घर में जाता है। लेकिन रास्ते में मो फैन को उसकी वही बाउंटी हंटिंग टीम के मेंबर्स मिलते हैं लेकिन वो मो फैन को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि मो फैन उनके सामने मास्क और हुड लगा कर रखता था। लेकिन काई टैंग उसे पहचान जाती है कि ये तो वही यूजलेस लड़का है ना जो उस दिन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, भला ये कैसे मेरे कजिन युआंग से फाइट करेगा? और काई टैंग मो फैन से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम फाइट के लिए मत जाओ वरना वो तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़कर उसका पजल बना देगा, फिर जोड़ते रहना पूरी रात भर। और अब इतनी बेइज्जती सुनकर मो फैन वहां से जाकर अपनी भुखमरी की वजह से सीधा खाने पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी मो फैन के पास वही चीफ इंस्ट्रक्टर आ जाता है जिसने मो फैन को अपना मैजिक आर्मर दिया था और वो चीफ इंस्ट्रक्टर मो फैन को पकाने लगता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद मेरी आर्मी ज्वाइन कर लेना। लेकिन मो फैन उसे स्पेशल वर्ड कहता है, फक ऑफ। और वो चीफ इंस्ट्रक्टर मो फैन को चैन से नाश्ता भी नहीं करने देता। और खाना खाने के बाद मो फैन बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मो फैन के सभी दोस्त उसको चीयर करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मो फैन सोच रहा होता है कि अगर ये ना ही आते तो अच्छा रहता, अब मुझे सारा टाइम बैठकर इनकी बकचोदी सुननी पड़ेगी। और अब उसी शाम को सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट और बाकी लोग अरेना में इकट्ठे हो जाते हैं और अब मिस्टर मू राजा की तरह सबसे ऊपर बैठा होता है। और अब मिस्टर मू का बेटा यू आंग अंदर से निकलकर मो फैन की तरफ आ जाता है और उन दोनों की आंखों से आंखें मिल जाती हैं। लेकिन अब जैसे ही मो फैंग यू आंग के साथ हाथ मिलाता है, यू आंग अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए मो फैन के हाथ को फ्रीज कर देता है और वो कहता है कि आज काफी टाइम बाद मौका मिला है, आज मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगा और हाँ वो वाली हड्डी भी तोड़ दूंगा। लेकिन मो फैन कहता है कि इतने जल्दी नहीं बच्चे, और मो फैन अपनी फायर मैजिक से उसकी सारी आइस पिघला देता है। और मिस्टर मू जैसे ही उनको फाइट स्टार्ट करने को कहता है वैसे ही यू आंग अपना हाथ उठाता है और उस पूरे अरेना में बर्फ सी जम जाती है और वो बर्फ मो फैन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन मो फैन उसे अपने फायर मैजिक से मेल्ट कर देता है और मो फैन यू आंग की तरफ फायर ब्लास्ट करता है लेकिन यू आंग उसको डॉज करके उसके अटैक से बच जाता है। दरअसल उसके पास ऐसे मैजिकल शूज होते हैं जो अगर कोई डाल ले तो उसकी स्पीड 20 गुना बढ़ जाती है, जिससे वो मो फैन के हर अटैक को डॉज कर रहा था। और अब मो फैन उसे रोकने के लिए उस पर अपने फायर स्ट्रोम से हमला करता है लेकिन यू आंग उसके सिर के ऊपर से निकलकर दूसरी साइड जंप कर देता है और वो मो फैन से कहता है कि बच्चे रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है और ना तेरे बाप के बस की बात थी और अब मेरी बारी है। ये कहकर यू आंग लेवल 3 का आइस स्ट्रोम समन करता है जिससे पूरी अरेना में बर्फ जम जाती है और बर्फीले तूफान से वहां इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है जिससे मो फैन की फायर फ्लेम्स बुझ जाती हैं और इससे मो फैन की बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर ऑडियंस में बैठे हुए प्रिंसिपल मिस्टर मू से कहते हैं कि अब आप फाइट को रुकवा सकते हैं वरना हमारा स्टूडेंट मो फैन मर जाएगा। लेकिन मिस्टर मू को मो फैन को तड़पते हुए देखकर मजा आ रहा था और वो प्रिंसिपल से कहता है कि मैं इसे बर्फ में जमा हुआ देखना चाहता हूँ ताकि मैं फिर से इसकी गंदी शक्ल दोबारा ना देख पाऊं। और अब दूसरी तरफ मो फैन की सारी फायर्स बुझ रही थी लेकिन तभी मो फैन सोचता है कि अब मुझे कंसंट्रेट करके लेवल 3 का फायर मैजिक अवेकन करना होगा और ये सोचकर मो फैन कंसंट्रेट करके अपने 7 स्टार्स को ग्लो कर देता है जिससे वो लेवल 3 का फायर मैजिक समन कर देता है। और अब देखते ही देखते वो अपनी फायर से अरेना में जमी हुई सारी बर्फ को पिघला देता है। यू आंग फिर से आइस को जमाने की कोशिश करता है लेकिन मो फैन कंटिन्यूअसली अपनी फायर की इंटेंसिटी को मैक्स लेवल पर ले जाता है और इसीलिए यू आंग की बर्फ कोई काम नहीं आती और उससे बचकर यू आंग अब कुत्तों की तरह भागने लगता है। लेकिन तभी मो फैन की लेवल 3 की फायर उसके मैजिकल शूज से टच हो जाती है जिससे वहां अरेना में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब धुएं के बीच में सबको लगता है कि यू आंग मर गया है। लेकिन जब धुआं हटता है तो यू आंग फिर से खड़ा हो जाता है जिसे देखकर मो फैन हैरान हो जाता है कि ये मेरे लेवल 3 के फायर से कैसे बच गया, ये तो अब ऐसे खड़ा है जैसे कि इसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब यू आंग अपनी बॉडी पर उस जले हुए कपड़े को हटाता है तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि यू आंग ने सबसे प्रीशियस शील्ड पहनी हुई है जिससे यू आंग को फायर से कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। और ये देखकर चीफ इंस्ट्रक्टर खड़ा होकर कहने लगता है कि ये फाइट बेकार की है, हम सभी को पता है कि मो फैन का फायर एलिमेंट इस मैजिक आर्मर को नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी मिस्टर मू कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मो फैन ये आर्मर नहीं पहन सकता, पर वो इतना गरीब है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अब अरेना में यू आंग फिर से मो फैन की फादर की बेइज्जती करने लगता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भी अपनी फादर की तरह एक यूजलेस लूजर हो। और तभी मो फैन को याद आता है कि उसके फादर की उसके साथ कितनी
ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और ये बंदा तब से मेरे फादर की बेइज्जती किए जा रहा है। और बस ये याद करके मोफैन पूरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, या यूं कहें बैंगनी हो जाता है। हाँ, वो टाइम आ गया था जब मोफैन अपना थंडर मैजिक अवेकन कर लेता है। वो अपने थंडर एलिमेंट को अपने अंदर से रिलीज कर देता है और ये देखकर फिर से सभी लोगों की फटी रह जाती है आंखें यार। और जितने भी वहां पर लोग बैठे होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं कि इस लड़के के पास दो एलिमेंट है, ये कैसे हो सकता है। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हो जिसके पास दो एलिमेंट हो। और अब दूसरी तरफ जैसे ही मोफैन के एलिमेंट के 7 स्टार्स ग्लो होते हैं, मोफैन के अंदर थंडर लाइटनिंग एब्जॉर्ब होने लगती है और अब युआंग को पता लग जाता है कि अब मोफैन उसको फूंक कर उसका कोयला बना देगा। और अब मोफैन अपना हाथ उठाता है और मोफैन लेवल 3 के थंडर को समन करके वो युआंग की तरफ एक ब्लास्ट करता है, जिससे युआंग का आर्मर टूट जाता है और थंडर उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे ऑब्वियसली युआंग हार जाता है। और अब युआंग को हराने के बाद मोफैन उस चूतिए मिस्टर मू के पास जाता है और उसे उसके डैड से माफी मांगने के लिए कहता है। और अब मिस्टर मू को उठना पड़ता है और सबके सामने घुटनों पर बैठकर मोफैन के डैड से माफी मांगनी पड़ती है कि जो सालों पहले मैंने तुम्हारी धुनाई की थी मुझे उसके लिए माफ कर दो। साला माफी भी ताना देते हुए मांग रहा था। और साथ ही में वो ये सबके सामने अनाउंस करता है कि विनर मोफैन है, तो इसीलिए मोफैन को स्प्रिंग वाटर में ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो और पावरफुल मैजिशियन बनेगा।